और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर का पता चला था जब कहा गया था कि भारतीय सेना ने उल्फा आई और NSCN-K पर हमले किए और ये हमले स्पेशली ड्रोन हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय सेना ने ऑफिशियली इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन दोस्तों जो ड्रोन्स के रिकेज मिले हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए वॉरमेट लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया था। और जो मलबे दिखे इस ड्रोन के, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये ड्रोन 2022 में बना था। वॉरमेट ड्रोन्स को पोलैंड की कंपनी WB इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और इसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और इवन दोस्तों भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस और अन्य यूनिट्स इसका इस्तेमाल करती हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशनों में अक्सर वॉरमेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बिना पायलट की जाता है और मंडराता है और टारगेट को देखते उस पर सीधा टकरा जाता है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट Su-30 MKI को अब भारत का स्वदेशी आर्चर रडार मिलने वाला है, जिसका नाम है विरूपाक्ष। बाकायदा अब विरूपाक्ष रडार के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश शुरू की गई है। और ये जो विरूपाक्ष रडार है वो गैलियम नाइट्रेट तकनीक से बना है, जो ज्यादा पावर और बैंडविड्थ देता है। इंजन या एयरफ्रेम में कोई बड़ा बदलाव करना नहीं है, मतलब अपग्रेड सस्ता होगा और काफी तेजी से होगा। इवन Su-30 MKI की जो कॉम्बैट क्षमताएं वो अगले 30 सालों तक और मजबूत और सक्षम बनेंगी। और सबसे खास बात यह कि चाइना के J-20 जैसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसे जवाब देने के लिए Su-30 MKI काफी सक्षम हो जाएगा। इवन भारत दोस्तों विरूपाक्ष रडार को एक्सपोर्ट करने का भी विचार कर रहा है। ये प्रोग्राम भी दोस्तों सुपर सुखोई अपग्रेड का ही हिस्सा है, जिसमें कि डिजिटल कॉकपिट, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये सारी क्षमताएं Su-30 MKI पर लगाई जाएंगी, जो कि इस फाइटर जेट को एक मिनी अवॉक्स जैसा बना देगा। इवन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट के बराबर ये अपग्रेड हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद स्थित वीडा डायनेमिक्स ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट रामा पर काम करना शुरू कर दिया है। रामा का मतलब है रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव। इसका एम दोस्तों ये है कि रडार और इंफ्रारेड सेंसर से किसी भी प्लेटफॉर्म की पहचान को ये कम कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों जमीन, हवा और समुद्र तीनों डोमेन में लो ऑब्जर्वेबिलिटी प्रदान करेगी। रामा दोस्तों ये एक मॉडर्न स्टेल्थ कोटिंग है, जिसे किसी भी टैंक, ड्रोन या जहाज, इवन विमान पर लगाया जा सकता है। इसका डिजाइन प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, यानी कि किसी भी सिस्टम पर इसे लगाया जा सकता है। यह रडार तरंगों को सूखने और मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव सरफेस से इंफ्रारेड की पहचान को कम कर देता है। बाकायदा इसके लिए वीडा डायनेमिक्स ने बिनफोर्ड रिसर्च लैब्स के साथ साझेदारी की है। इसका इस्तेमाल दोस्तों स्टेल्थ ड्रोन्स में किया जाएगा। इसके अलावा कैट्स वॉरियर में किया जाएगा, सबमरीन और नौसैनिक शिप्स पर किया जा सकता है। हमारे फाइटर जेट्स पर इस रामा की कोटिंग हो सकती है। इवन दोस्तों जो सटीक हमला करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल हैं उन पर भी इसे लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, रामा सिर्फ एक प्रोजेक्ट है अभी, जो कि शुरुआत में है। इसे अभी सैन्य प्लेटफॉर्म पर फील्ड ट्रायल और वैलिडेशन की सख्त जरूरत पड़ेगी आगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रशिया, अमेरिका, चाइना पहले से ही राम कोटिंग जैसे तकनीक में काफी आगे हैं और दशकों आगे हैं हमसे। रामा की क्षमताएं अभी उनसे कम साबित हो सकती हैं, ये बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या रामा की कोटिंग जो है वो पूरी तरीके से भारत में डेवलप की गई है या किसी विदेशी तकनीक का ये एक रूपांतरण है या इसे भारत में उनकी सहायता से बनाया जा रहा है। ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक इसकी टेक्निकल डिटेल सामने नहीं आ जाती। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट रामा भारतीय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए XLUV पर काम किया जा रहा है और ऐसे में दोस्तों 20 टन वजनी भारत की पहली XLUV जलकपी का निर्माण शुरू हो गया है। जलकपी का वजन 20 टन है, लंबाई 11 मीटर है, ये 300 मीटर गहराई तक जा सकती है और इवन ये 30 से 45 दिनों तक बिना सतह पर आए पानी में रह सकती है। इसका इस्तेमाल ISR, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइंस को हटाने और समुद्र के नीचे मैपिंग के लिए किया जाएगा। इसमें EO/IR कैमरे, पैसिव सोनार, मल्टी बीम इको साउंड, CTR सेंसर्स लगे हैं। दूसरी तरफ DRDO भी दोस्तों 100 टन वाले XLUV को तैयार कर रहा है। इसकी लंबाई 16 मीटर होगी, इंड्योरेंस 45 दिन का होगा, पेलोड क्षमता 10 टन की होगी और इस प्रोजेक्ट के लिए 2,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत 12 XLUVs को खरीदा जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। इवन इस प्रोजेक्ट में दोस्तों मजगांव डॉक लिमिटेड और L&T जैसी निजी कंपनियां काम करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने XLUV बड़े स्तर पर पूरी तरीके से डिप्लॉय नहीं किया है। भारत को पहले यह साबित करना होगा कि यह सिस्टम ऑपरेशन में टिकाऊ और विश्वसनीय है। इवन दोस्तों भारत का ये XLUV प्रोजेक्ट भी कहीं प्रोजेक्ट 75I की तरह धीमा न पड़ जाए। और यही नहीं, कई यहाँ पर चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सेंसर्स, AIP सिस्टम, एडवांस सॉफ्टवेयर तकनीक, इन्हें पूरी तरीके से स्वदेशी बनाना भी एक चैलेंज वाला काम है। इवन यहाँ पर अमेरिका, चाइना और रशिया इस क्षेत्र में काफी आगे भी हैं। भारत को न सिर्फ XLUV को बनाना है बल्कि इन्हें ऑपरेशनल भी बनाना है और दुनिया को दिखाना है कि ये गेम चेंजर हो सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, ये जो XLUV स्ट्रेटेजी है वो भारत को अंडर डोमेन में बड़ी बढ़त दिला सकती है, इवन चाइना को भी एक बड़ा जवाब दे सकती है। लेकिन ये तभी सफल हो सकता है जब
तकनीकी प्रदर्शन, समय पर डिलीवरी और स्ट्रैटेजिक आपकी जो सोच है उसमें कोई गलती ना हो। जल कपी भी दोस्तों एक शानदार शुरुआत है भारत की। वहीं दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मेरे ख्याल से सस्ते नशे किए हुए हैं और बोला है कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग के दौरान 5 फाइटर जेट्स मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने यहां पर किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत में जो भारत विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत के ही 5 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। अमेरिका सिर्फ चाल चलना जानता है, उसे पता है कि वो कैसे किसी के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के दबाव की वजह से दोनों देशों ने सीज फायर किया। हालांकि यहां पर अगर 5 विमान जो गिराए गए उनकी बात की जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की 2 JF-17 मार गिराए गए थे, एक मिराज 5 उनका डाउन हो गया था, 2 F-16 गिराए गए थे और एक साब अवाक्स जिसे कि बोलारी एयरबेस पर हैंगर में नष्ट कर दिया था। हालांकि ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत किसी ने ट्रंप की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी है। मतलब औपचारिक रूप से किसी ने ये बात एक्सेप्ट की ही नहीं है। मतलब साफ है कि ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है वो चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से सत्यापित नहीं है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी शुरू हो गई है। एरिजोना अमेरिका से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें कि इन हेलीकॉप्टरों को AN-124 पर लादा जा रहा है। भले ही दोस्तों भारतीय सेना अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीद रही है, लेकिन यहां पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि भारत के पास पहले से ही HAL के द्वारा विकसित LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद है। तो अपाचे को खरीदना क्या भारत की घरेलू रक्षा उद्योग को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? इसके अलावा काफी महंगा सौदा भी है। अपाचे हेलीकॉप्टर कोई सस्ते हेलीकॉप्टर तो है नहीं। इवन लंबे समय तक इनका रखरखाव और ऑपरेशन की लागत भी काफी ज्यादा है। ऐसे में ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है क्या भारत की? तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका से आयात किए गए सिस्टम पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। अगर भविष्य में कोई भी इस तरीके का तनाव होता है दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक होता है, तो ऐसे में इनके स्पेयर पार्ट सपोर्ट पर असर डाल सकता है। मैं आपको बता दूं कि LCH पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में अपने आप को साबित कर चुका है। भले ही अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि भारत को अपने घरेलू हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी होगी और विदेशों पर निर्भरता कम करनी होगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर देगा। HAL ने दोस्तों एक बड़ी घोषणा की है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने पुराने ट्रेनर एयरक्राफ्ट किरण मार्क 2 को एक मदरशिप प्लेटफॉर्म में चेंज करेगा जो कि कैट्स वॉरियर UCAF को ऑपरेट कर सकेगा, जिसकी पहली उड़ान 2026 में की जा सकती है। कैट्स वॉरियर आप सबको मालूम है कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है। ये भारत का स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट है और ये जो ड्रोन्स हैं वो एक मदर एयरक्राफ्ट के द्वारा गाइडेड होंगे, जिसके लिए किरण मार्क 2 को चेंज किया जा रहा है। मतलब साफ है कि मदरशिप जो है वो पायलट मिशन को कंट्रोल करेगी, टारगेटिंग और स्ट्रैटेजी को तय करेगी, जबकि UCAF असली हमला करेगा। इसीलिए पुराने किरण मार्क 2 ट्रेनर जेट्स को रिटायर करने की बजाय इन्हें अपग्रेड कर ड्रोन कंट्रोल स्टेशन में बदला जा रहा है। ये काफी किफायती तरीका आप मान सकते हैं, जिससे कि HAL बिना नया प्लेटफॉर्म बनाए ही कैट्स वॉरियर को ऑपरेट कर सकेगा। इनमें सैटेलाइट लिंक, डेटा लिंक, AI बेस्ड मिशन कंट्रोल सिस्टम्स जोड़े जाएंगे। अब प्रॉब्लम दोस्तों क्या है ये भी आप जान लो। किरण मार्क 2 1970 के दशक का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। क्या इतने पुराने प्लेटफॉर्म को मॉडर्न वॉरफेयर में मदरशिप में बदलना कितना सुरक्षित और असरदार होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा कैट्स वॉरियर की टेस्टिंग पहले 2024 में की जानी थी, लेकिन अब इसकी पहली उड़ान 2026 तक होगी। इससे पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर असर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका जैसे देश 6th जनरेशन की ड्रोन और ऑटोनॉमस फ्लीट पर काम कर रहे हैं। ऐसे में HAL की ये जो स्ट्रैटेजी है वो उनसे मुकाबला कर पाएगी या नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं है। इवन फिलहाल के तो प्रोजेक्ट इसलिए भी अच्छा हम मान सकते हैं क्योंकि कम लागत में आप पुराने एयरक्राफ्ट का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि रिसोर्सेज की बचत होगी और इवन टीम मैन अनमैन कॉम्बैट की दिशा में ये पहला स्टेप भी होगा। भले ही पुराने प्लेटफॉर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है एक मदरशिप में, लेकिन इतना तो आप ये समझ सकते हैं कि HAL भविष्य के एयर कॉम्बैट में भारत की तैयारियों को मजबूत कर रहा है। इवन मैं तो कहना चाहूंगा कि MiG-21 को भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए एक ड्रोन के फॉर्म में। वहीं दोस्तों भारत और रशिया के बीच स्मॉल आर्म्स को लेकर एक और नया डिफेंस सहयोग होने वाला है। कहा जा रहा है कि दोनों देश मिलकर AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन को भारत में संयुक्त रूप से बना सकते हैं। AK-19 दोस्तों ये AK-47 का अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि 5.56 × 45 mm नाटो कैलिबर का इस्तेमाल करता है और यह आधुनिक सेनाओं के लिए डिजाइन किया गया। तो वहीं PPK-20 एक नई सब मशीन गन है जो कि क्लोज कॉम्बैट और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन में काफी कारगर मानी जाती है। इवन दोस्तों मेजर जनरल शर्मा जी ने कहा है कि हम रशिया के साथ पूरी तकनीक के ट्रांसफर को लेकर बातचीत कर रहे हैं और ये हथियार घरेलू जरूरतों के साथ साथ हमारे जो मित्र देश हैं उन्हें भी निर्यात की जाएगी और इनका भी इस्तेमाल दोस्तों भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्सेस इस्तेमाल कर पाएंगी। मतलब पुराने हथियारों को हटाकर अब नई जनरेशन के हथियार अपनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या रशिया के साथ इस तरीके के समझौते से हमारी जो लोकल कंपनियां उन्हें नुकसान हो सकता है?
ये भी एक समझने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इंडो रशियन प्रोजेक्ट जैसे कि AK-203 में काफी देरी हुई है। ऐसे में क्या ये परियोजना भी टाइम पर पूरी होगी या नहीं, ये भी सवाल उठता है। लेकिन यहां पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर ये कोलैबोरेशन हो भी जाता है तो हमें कम से कम तेजी से हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। इवन इससे भारत और रशिया के बीच जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं वो और मजबूत होंगे। वहीं DRDO की लेबोरेटरी CVRD ने अशोका लीलैंड के साथ मिलकर 600 हॉर्स पावर के इंजन को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है। यह इंजन अब परफॉर्मेंस टेस्ट पास करने के बाद ड्यूरेबिलिटी परीक्षण के महत्वपूर्ण फेज में पहुंच गया है। इस इंजन को स्पेशली मॉडर्न कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के लिए बनाया जा रहा है। इंजन की ताकत, इसकी एफिशिएंसी और जो कार्य क्षमता है उसकी सभी मानकों पर जांच पूरी हो चुकी है और अब इसका लंबे समय तक चलने वाला जो ड्यूरेबिलिटी ट्रायल है वो शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि अब इस इंजन का कठिन हालात में परीक्षण चल रहा है, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर में इसका टेस्ट किया जाएगा, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर टेस्ट किया जाएगा, लंबे समय तक लगातार इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि लंबे वक्त तक तनाव और खराब मौसम में कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है। इवन दोस्तों ये प्रोजेक्ट भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इससे भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं उसमें आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी और विदेशी इंजनों पर निर्भरता घटेगी। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों अब अपने पुराने हो चुके मिराज 2000 फाइटर जेट्स की ताकत बढ़ाने के लिए उनमें स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल लगाने की योजना बना रही है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। इस वक्त दोस्तों जो मिराज 2000 है उनमें माइका मिसाइलें लगी है जिनकी रेंज केवल 80 किलोमीटर है। ऐसे में चीन की PL-15 जिसकी रेंज 200-300 किलोमीटर है, पाकिस्तान के पास AIM-120C है, इसकी रेंज 120 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इस मामले में मिराज काफी पीछे रहा है। मतलब साफ है कि मिराज की कम रेंज उसे लॉन्ग रेंज एरियल कॉम्बैट में काफी कमजोर बनाती है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि मिराज 2000 को 2035 तक ऑपरेट किया जा सके। यहाँ पर तकनीकी चुनौतियां भी बहुत सारी हैं दोस्तों। मिराज में अभी भी RDY रडार लगा है जो कि अस्त्र मार्क 2 को गाइड नहीं कर सकता। इसके लिए इसके सॉफ्टवेयर को बदलना होगा जिसके लिए हमें फ्रांस से सोर्स कोड लेना जरूरी है। इवन दोस्तों ये काफी महंगा प्रोजेक्ट भी होने वाला है क्योंकि पहले भी दोस्तों मिराज 2000 का अपग्रेड फ्रांस की तरफ से किया गया था 2011 से 2021 के बीच और हर एयरक्राफ्ट को जो अपग्रेड किया था उसमें $40 मिलियन का खर्च आया था। हमारे पास कुल 50 एयरक्राफ्ट है जिसमें 2.2 बिलियन खर्च हुए थे और एक बार फिर से अगर हम फ्रांस के पास इस सहयोग के लिए जाते हैं तो हमें फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस के बारे में तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि हम कहते तो हैं कि वो हमारा एक रिलायबल पार्टनर है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड देने में टाल मटोल करता रहा है। उसने राफेल के मामले में तो साफ तौर पर मना कर दिया है और ये फैसला फ्रांस का भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के खिलाफ भी जाता है। अगर दोस्तों हमें फिर से $40 मिलियन पर एयरक्राफ्ट खर्च करना होगा तो इससे ऑब्वियस सी बात है हमारे तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम की फंडिंग पर असर पड़ सकता है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स को मिराज में स्वदेशी IS रडार लगाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने में समय और लागत दोनों बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर एक बार मिराज 2000 में अस्त्र मार्क 2 लग जाएगी तो ये इंडियन एयरफोर्स की बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध क्षमताओं को बढ़ा देगा, लेकिन ये एक महंगा और तकनीकी रूप से काफी कॉम्प्लेक्स प्रयास होगा। यही वजह है कि दोस्तों भारत को अब अपने AMCA और तेजस मार्क 2 पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन विदेशियों पर निर्भरता जितनी कम हो उतनी कम करनी चाहिए। वहीं दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 185.65 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के तहत कम से कम 79 यूनिट्स बुलडोजर्स की डिलीवरी की जाएगी। इससे पहले भी दोस्तों BEML ने समय पर डिलीवरी की थी जिसमें कि एक ऑर्डर के तहत 66 बुलडोजर को सफलतापूर्वक सप्लाई किया गया था। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।